हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समीर सिंह राजपूत फ्रॉम बाबा बायोलॉजी, जहाँ हम अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े हर चीज़ से पढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा पढ़ाते हैं कि आप कभी ना भूलें। तो आज जो हम लोग जान रहे हैं कि 21 जून को आपके रीनीट के पेपर आए, जो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है आप लोग के लिए। क्यों है ये आप जानते हैं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे, अब वो फिर उन्हें और डेट्स मिले हैं तैयार करने के। कुछ बच्चों के लिए जरूर खराब है, तो वो और रिवीजन कर पाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ के आप रिवाइज करते रह जाएंगे और इस वीडियो के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हम लोग कितना अच्छा वीडियो बना रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत है जिस पर हम सुधार करेंगे। और एक चैलेंज मेरी तरफ से आया स्टार्ट से लेके वीडियो में कि आज के वीडियो में आपको एक भी बार वीडियो की टाइमिंग नहीं देखनी है कि कितना देर क्लास का होगा, बल्कि हम क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे क्योंकि छोटा चैप्टर दिया था लिविंग वर्ल्ड। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, मेरी तरफ से टास्क है और कमेंट में लास्ट में बताना है कि कहाँ पे आज ये चैलेंज हारे हैं या कहाँ पे आपका चैलेंज खत्म हुआ है। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जुड़े रहिए बाबा बायोलॉजी से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब है जो हमें मोटिवेशन दिलाता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड और सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट के कोर में जाएंगे। साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट मेयर, जो कि आपके पहले ही दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के। कई बार नीट के एग्जामिनेशंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिकली ये नीट के लिए है और सीबीएसई के लिए भी प्रॉपर वीडियो है, आप इसे रिवीजन पर्पस। और हाँ, एक और चीज मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए, जितने देर का है सिर्फ इतना देख लीजिए और एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़ लीजिए। एक भी नंबर इस चैप्टर से आपका नहीं कटेगा, नीट में नहीं कटेगा। अगर कटा तो आप कमेंट में जो बोलना है बोल दीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख के एक बार बस एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटा 8 घंटे के लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये चीज करिए जो मैंने बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर साहब, इसके नाम में ही मेयर आ रहा है, लेकिन मेयर से रिलेटेड हमको नहीं है। एक चीज याद रखना है, 100 नंबर इनकी जिंदगी में बहुत खास है। कैसे बताते हैं? सबसे पहले ये 5 जुलाई 1904 में पैदा हुए थे। 5 जुलाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1904 को याद कर लीजिएगा। 1904 को याद करना है बस, और उसके बाद आपको याद करना है 2004 को। ये एक्यूरेट 100 इयर्स जिए थे। तो इनका डेट ऑफ बर्थ 1904 से 2004। अब आप सोचेंगे कि 100 इयर्स में इसीलिए बोला था। दूसरा 100 इयर्स का फैक्ट यहाँ आता है कि इनके निकनेम में भी ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम के नवाजे गए हैं। इनको ये टाइटल भी दिया गया है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 100 साइंटिस्ट में इनका नाम है। और तो और एक और चीज जहाँ पे आप देखेंगे कि एक अवार्ड है जो कि इनको 100-1 यानी 1999 में मिला था। 2000-1। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे अर्नेस्ट मेयर सर थे, ये टेक्सोनोमी में काम किए थे, इवोल्यूशन में काम किए थे और सिस्टमैटिक्स में काम किए थे। इस चैप्टर में आप इसमें से 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स के बारे में अच्छे से जान लेंगे। दूसरा चीज़ जो समझने वाला है इनका डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैंने पहले बता दिया। 1904 से 2004 100 ईयर्स ये, या फिर तो 2004 याद कर लीजिए या फिर तो 1904 याद कर लीजिए। 100 ईयर्स का डिफरेंस याद रखिएगा दिमाग में, आंसर आ जाएगा। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे चांसेस है वो मैं बताऊंगा। ये जो इनके निकनेम से इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके निकनेम पूछ लेता है, ऐसे पूछता है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको कहा जाता था, तो अर्नेस्ट मेयर साहब को। दूसरा अलेक्जेंडर अगेसियस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिस्ट। इतना डेंजरस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है, अलेक्जेंडर याद कर लीजिए और जूलॉजी याद कर लीजिए। आपको देना एमसीक्यू टेस्ट, ये लिखना तो है नहीं, तो हिंट से जितना जल्दी याद हो जाए वैसी चीजें याद करनी। तो अलेक्जेंडर याद कर लीजिए और जूलॉजी याद कर लीजिए, यानी जूलॉजी का अलेक्जेंडर थे। ठीक, अलेक्जेंडर को जानते हो आप लोग, सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर थे जूलॉजी के और वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जो कि मैंने 100 बोला है, उससे आप हिंट करके याद करेंगे। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में है वो है इनके ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ये 3 अवार्ड पाए थे जिसको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड थे। सबसे पहले बाल्सन प्राइज था जो कि 1983 में दिया गया था इनको। दूसरा प्राइज था इनका इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोलॉजी का अवार्ड माना जाता है, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी। और क्रेफोर्ड प्राइज, ये 3 प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ईयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर ईयर्स कैसे याद होंगे, कैसे भूल जाए?
तो इसके लिए भी मैंने एक इजी ट्रिक अपने हिसाब से तैयार की है। आप अगर बाबा बायोलॉजी से जुड़े हैं तो आपको इजी ट्रिक भी होगी और याद करवा के ही मानेंगे हम लोग, ये आप मान के चलिए। बाल्जन प्राइस 1983, एक चीज इसमें याद कर लीजिए 1983, या फिर तो इसके भी ट्रिक हम एक वीडियो में बना देंगे। पहले ये बाल्जन प्राइस 1983 याद कर लीजिए। फिर आप ये बाल्जन प्राइस जो लिखा है इसके लेटर्स ढूंढिए, इसमें 11 लेटर्स हैं और 11 ईयर्स के बाद ही इनको इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी दिया गया था 1994। तो आपको बस बाल्जन प्राइस के टोटल, सबसे पहले बाल्जन का BIC ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले बाल्जन प्राइज दिया गया, बाल्जन प्राइज में 11 लेटर्स हैं। 11 ईयर्स के बाद इनको दूसरा अवार्ड मिला जो कि इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी था, और उसके बाद इनको क्रैफोर्ड प्राइज मिला। अब ये जो 1999 हो गया, इसको याद करने का तरीका है जो मैंने पहले ही बताया था, 100 नंबर इनमें कॉमन है, बस उसमें से एक माइनस कर दीजिए 1999। और एक और ट्रिक जो याद करने की है वो है ये सी मतलब क्या होता है, सेंचुरी खत्म होने के एक साल पहले इनको ये अवार्ड मिल गया था। सी मतलब सेंचुरी, 100 ईयर्स, 100 के एक साल पहले। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों आगे का चीज समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक चीज आपको और बताना भूल गया था कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, बहुत ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मैं आपको ये बता दूंगा प्रेडिक्ट करके 100% कि किससे कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके नीट में। और अगर नहीं आए, मैं डिट्टो 100% श्योर बता रहा हूँ, आप 21 जून का पेपर उठा के देखना, वो क्वेश्चन आपको डिट्टो छपे हुए मिलेंगे। बस लास्ट तक बने रहिए और टॉपिक पूरा समझते रहिए। छोटा सा वीडियो है बस। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया है, ये याद रखना है, कैरोलस लिनियस साहब दिए। और ये आपको याद रखना है, चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा फिर से रिटर्न, कैरोलस लिनियस दिए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कितनी है। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसके नोट्स बना लीजिएगा, छोटा सा नोट्स बनेगा आपके। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज थे। और ICDN और ICZN, भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, इससे क्वेश्चन छपे हुए मिल ही जाते हैं। ICDN ICZN, मुझे लग रहा है इस टाइम के जो नीट के पेपर्स हुए उसमें भी ये क्वेश्चन आया था ICDN और ICZN का। ICDN का फुल फॉर्म में बोटेनिकल को थोड़ा इधर कर देता है, बायोलॉजिकल ये वो कर देता है, तो बोटेनिकल याद रखना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल याद रखिएगा, इसको थोड़ा चेंज कर देता है, बायोलॉजिकल कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोलॉजी ही होगा, बोटेनिकल होगा, ये याद रखिएगा। और दूसरा ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसमें भी जेड के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन ज्यादातर ICDN पूछता है क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करना आसान होता है। इंटरनेशनल कोड को भी चेंज कर देता है, उसको कुछ और कर देता है, मिशन कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो ये एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर। तो बच्चों आगे का टॉपिक हम लोग समझते हैं। आपको आगे जो मेन चीज समझनी है वो है ये 4 पॉइंट और उसके बाद ये पॉइंट। ये नीट के नीट के प्रोस्पेक्टिव में कितना जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके अभी जो प्रेजेंट के नीट के पेपर होते नीट 2026 में ये आया था। हर साल का पेपर उठा के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। और लास्ट में तो मैं आपको बताऊंगा ही 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन जो वहाँ इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में क्वेश्चन वहीं से आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो वहीं से आएगा। इस चैप्टर से कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, यानी 4 से 8 नंबर आप सिर्फ 25 मिनट में पा जाएंगे। उसके बाद बस एक बार NCERT पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते। ये 4 चीज होती हैं। देखिए, अब आपका नाम है, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, रमेश, सुरेश, राम, आयुष, आदर्श, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक। तो वो नाम जो आपको दिया गया वो आपको सेपरेट करता है। और नाम के पीछे क्या होता है, टाइटल, समीर सिंह, आप लोग का कुछ और, आयुष गुप्ता नाम हो सकता है, आदर्श यादव नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, आयुष यादव नाम हो सकता है। तो ये जो है, इससे हिंट करके मैं आपको आगे चीज समझाऊंगा। पहले ये समझिए, सबसे पहले किसी भी स्पीसीज को नाम देना है तो उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी उसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म है किस तरह का, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, ठीक। जब उसे क्लासिफाई कर लिया जाता है, पता चल जाता है कि वो क्या है, तो उसको एक नोमेनक्लेचर के थ्रू नाम दिया जाता है, एक डिफरेंट नाम जो सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म का हो, बाकी ऑर्गेनिज्म का नाम। तीसरे पे क्लासिफिकेशन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को एक जैसे 2-3 ऑर्गेनिज्म 4-5 जैसे कैट की जो वैरायटी है, डॉग की वैरायटी है,
वो सब कैट की वैरायटी जो आती है वो फेलिस में आती है, डॉग की कैनिडे में आती है। तो ये कई प्रकार की वैरायटीज को जोड़ा जाता है। फिर फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, उसमें उन सबको जोड़ के बनाया जाता है। आगे लास्ट में आपका टेक्सोनोमी, मतलब आपने क्लासिफाई कर लिया है, अब क्लासिफिकेशन कई लेवल पे करेंगे, यानी प्लांट एनिमल में, उसके नीचे अलग तरह में, एक में कई सारे ऑर्गेनिज्म में, उस टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उसमें कई प्रकार के क्लासिफिकेशंस होंगे, ठीक, उसको डिफरेंट लेवल्स पे लिखने को ही टेक्सोनोमी बोलते हैं, यानी किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, ये सब जो आप लिखेंगे, फैमिली, जीनस, स्पेसिफिक, ये सब जब आप लिखेंगे, स्पीसीज लिखेंगे, ये सब लेवल्स को करने को ही टेक्सोनोमी कहते हैं। अब रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल अक्सर आता है। सबसे पहला आपको बायोलॉजिकल नेम जो होता है, जितने बायोलॉजिकल नेम दिए जाते हैं, मेंजीफेरा इंडिका या सोलेनम निग्रिस, सोलेनम टिग्रिस, सोलेनम टिग्रिस नहीं, आपका पैंथीरा टिग्रिस, पैंथीरा लियो, ये सब जितने नाम दिए, पेराडस, ये सब जितने नाम दिए जाते हैं, सब लैटिन में होते हैं। अब लैटिन में क्यों होते हैं, आप लोग कई चीज़ सोचते हैं, केमिस्ट्री में भी लैटिन आ रहा है, इसमें भी लैटिन आ रहा है। तो लैटिन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो 100, 200, 300, 400 साल तक कभी बदलेगी नहीं, वो एक जैसी रहेगी। इसीलिए बायोलॉजिकल नेम लैटिन में दिया जाता है कि ये नाम आगे चल के नहीं बदलना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेजेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये कभी नहीं चेंज होने वाली। और लैटिन को कभी भी दिखाने के लिए उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, ये एक नियम है। तो ये बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं, और प्रिंट करते वक्त ये इटैलिक्स में होते हैं, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा स्टेप क्या है, फर्स्ट वर्ड, अब आगे मैं एक वर्ड से भी आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या होता है। फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस दिखाता है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का नाम है, या फिर तो पैंथीरा लियो, ये लॉयन का नाम है। तो पैंथीरा जो है वो इसका जीनस है, और लियो जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। पैंथीरा में लायन भी आएंगे, टाइगर भी आएंगे, बाकी जानवर भी आएंगे, लेकिन पैंथीरा लियो से आप एक लॉयन को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें पैंथीरा आपका जेनेरिक नेम है, और लियो जो है वो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। आगे बढ़ते हैं, जब हैंड रिटन, यानी आप जब हाथों से लिखा जाता है, तो या फिर तो इटैलिक्स में लिखिए, जो कि इसके लैटिन ओरिजिन दिखाता है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा बस गोलमाल करके ऑप्शन दे देता है, बच्चे एकदम माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं। तो एकदम अच्छे से घुस के इस चीज़ को पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फोर्थ टॉपिक है जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है हमेशा कैपिटल होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में होगा। ये याद रखिएगा। ये चार पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं समझने में, क्योंकि चारों एक जैसे पॉइंट लिखेंगे, बीच में नो, नॉट या एक वर्ड को इधर इधर चेंज कर देगा, इसको अपोजिट कर देगा, बोल देगा सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं देखते हैं। तो ये सब जेनरिक नेम होगा। जी पहले आता है तो फर्स्ट वर्ड जीनस का होगा, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट का होगा। इटैलिक्स में लैटिन ओरिजिन दिखाते हैं, यहाँ चलिएगा इंग्लिश ओरिजिन कर सकता है। फिर आपका हैंड रिटन में लिखे जाते हैं तो इटैलिक्स और सेपरेटली अंडरलाइन, ये बोलेगा नॉट सेपरेटली अंडरलाइन, सिर्फ नॉट जोड़ देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो इसमें चेंज करके लिख सकता है, स्पेसिफिक एपिथेट का वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया, दोनों का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया, दोनों का स्मॉल होगा, ऐसे टाइप का ऑप्शंस दे सकता है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा, आहिस्ते से। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू चारों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने हल्का कोशिश किया इटैलिक्स में लिखने के लिए, लेकिन आप समझ जाइएगा कि मैंने ये इटैलिक्स में लिखा है। तो फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, बायोलॉजिकल नेम लैटिन के होते हैं। तो मेंजीफेरा इंडिका इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, ये चीज़ पता है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक। आगे भी एक डाउट जो आपका लीन का आ रहा है वो भी समझाऊंगा, समझिए। मेंजीफेरा इंडिका लैटिन वर्ड है, पहला डाउट आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि अगर वो लिखे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, तो वो इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। देखिए ये इटैलिक्स की तरह मैं लिखने की कोशिश किया हूँ। और अगर वो हैंड रिटन किए जाते हैं और इटैलिक्स में नहीं होते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, ठीक। ये वाला डाउट अभी मैं फिर क्लियर करता हूँ। चलिए कर देता हूँ। आप सोचोगे तो सर लीन को क्यों नहीं किए, और यहाँ पे ये इटैलिक्स में है तो लीन नॉर्मल क्यों है। तो लीन जो है वो होता है इसमें साइंटिस्ट का नाम। ये जो लीन है ये कैरोलस लिनुअस, जो कि आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं, उनके नाम पे रखा गया था। जो साइंटिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नेम देता है उसका नाम लास्ट में लगा रहता है। तो इसमें जो ये लीन है ये कोई लैटिन वर्ड नहीं है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, उनका नाम है, इसीलिए इसको ना ही अंडरलाइन किया गया है ना ही इटैलिक्स में लिखा गया है, ठीक। देखिए फर्स्ट वर्ड दोनों में
आपके जेनेरिक नेम का कैपिटल है और इसमें सेकंड वर्ड दोनों में आपके स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये वैसे का वैसे है। तो इसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। ये आपके डाउट क्लियर करने के लिए था। इससे क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे दो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। पेपर अगर हार्ड बनता है तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के इन चीजों से सवाल आ जाता है। तो एनटीए का पेपर तो अभी लीक हुआ है, तो एनटीए का ईगो हार्ड हुआ है, तो पेपर हार्ड भी बन सकता है। तो मुझे तो आपको पूरी तरह से तैयार कर देना कि इस चैप्टर से कहीं भी पूछ ले आप बता दें। तो ये चीज समझ लीजिए, टैक्सोनॉमी में दो चीजें हैं, कैटेगरी और हायरार्की, और एक और होता है टैक्सोनॉमी या टैक्सा। तीनों समझाता हूँ। अगर आपसे पूछते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में, तो जितनी कैटेगरीज एक टैक्सोनॉमी के अंदर आती हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जितनी कुछ है, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, जितनी है, वो सब जो आप पढ़ेंगे वो इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, वो कैटेगरी है स्पेसिफिक। और ये सब किंगडम से लेके स्पीसीज तक सब टोटल को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपको दे देगा फाइलम जो है वो कैटेगरी है कि हायरार्की है कि टैक्सॉन है, क्या है, ऐसे करके पूछ सकता है। तीसरा जो होता है टैक्सॉन होता है। टैक्सॉन एक यूनिट को डिनोट करता है, एक लेवल को, एक पर्टिकुलर लेवल को डिनोट करता है। कैटेगराइज करने के अलावा एक पर्टिकुलर को टैक्सा या टैक्सॉन करता है और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को डिनोट करता है। ठीक, बाकी सिस्टमैटिक्स से क्वेश्चन आए हैं, कई पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिलेंगे सिस्टमैटिक्स से क्वेश्चन। जब थोड़ा पेपर हार्ड बनता है तो आ जाते हैं, और आप कहिएगा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सिस्टमैटिक्स से क्वेश्चन मिला होगा। कौन सा क्वेश्चन होता है, क्या होता है ये? सबसे पहले सिस्टमैटिक्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखाता है, और ये एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया है, जिसका मतलब साफ है सिस्टमैटिक वे में किसी चीज को रखना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाना इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये पता चला था कैरोलस लिनियस की एक पब्लिकेशन जिसका नाम सिस्टमा नेचुरा था। यहीं से सवाल अक्सर आते हैं कि कैरोलस लिनियस की कौन सी पब्लिकेशन में सिस्टमैटिक्स की बात हुई थी, या सिस्टमैटिक्स क्या शो करता है, या फिर तो कैरोलस लिनियस सिस्टमा नेचुरा कौन लिखा था कैरोलस लिनियस से, कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछ लेता है। इसमें उतने खास नहीं आता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक, अब थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे की चीज समझते हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ये जो चार्ट है, सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, बहुत फेमस ट्रिक है, कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। यानी अपने पॉट को क्लीन रखो, नहीं तो फैमिली सिक हो जाएगी। कीप योर पॉट, योर इसमें साइलेंट होगा, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये याद कर लेना है। ये आपको टैक्सोनॉमी में इंक्रीज से डिक्रीज, यानी सबसे ज्यादा जानवर किंगडम में होंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज मतलब एक ही स्पीसीज, जैसे कि लॉयन का पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, ह्यूमन का होमो सेपियंस, सबका अलग होता है। ठीक, मुस्का डोमेस्टिका आपके हाउस फ्लाई का होता है। इन सब का स्पीसीज का एक स्पेसिफिक नाम मैंगिफेरा इंडिका। ठीक, तो अब दो एग्जांपल्स के थ्रू में समझेंगे कि टैक्सोनॉमी कितना डिफर करती है। सबसे पहले आप यहाँ जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये होमो सेपियंस यानी इंसान होता है, ह्यूमन्स को होमो सेपियंस कहते हैं। दूसरी तरफ पैंथेरा लियो, या आप कमेंट में बताइएगा पैंथेरा लियो क्या होता है, मैंने बहुत बार बता चुका है। ठीक, अब समझते हैं। सबसे पहले दोनों एनिमल ही हैं, एनिमेलिया में आते हैं। दूसरे में कॉर्डेट। कॉर्डेट क्या होता है, जब इन लोगों का नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट की वजह से ये दोनों कॉर्डेट में आते हैं। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट जो आप अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे अच्छे से, तो ये कॉर्डेट है दोनों। फिर दोनों मैमेलिया। मैमेलिया क्या होते हैं, जिनके पास मैमेलरी ग्लैंड होता है, जिनके बॉडी पे हेयर होता है, जिनका टाइपमम होता है, या फिर तो ईयर होता है एक्सटर्नल, वो मैमेलियन होते हैं, मैमल्स होते हैं। मैमल्स की बात होती है। उसके बाद यहाँ तक तो दोनों जानवर सेम है, यानी कि आप समझ जाएंगे कि लॉयन और ह्यूमन दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग हैं। टैक्सोनॉमी के हिसाब से आपके क्लास तक ये सेम है। उसके बाद प्राइमेटा में आपके ह्यूमंस आते हैं, और कार्निवोरा में आपके लॉयन आता है। प्राइमेटा में
इंसानों के साथ क्या क्या आते हैं, इंसानों के साथ गिबून वगैरह आते हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। प्रेगमेंटल में इंसानों के साथ गिबून, मंकी, ये सब आते हैं। और कार्निवोरा में इसके साथ फेलिस यानी कैट, और कैनिडा मतलब डॉग, और पैंथीरा जो ये सब है। फेलिस में ही आपका आता है, देखिए फेलिडे में आता है आपका लर्न, फेलिडे के अंदर ही आपके सब आते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, फिर टाइगर, सब के सब इसी में आते हैं, ठीक, फेलिडे में। और यहाँ पे होमिनिडे, ये दोनों अलग हो गया है यहाँ से आपके ऑर्डर से। फिर इसमें जीनस याद करना बहुत आसान है, स्पीसीज आपको अक्सर दी रहती है। जीनस यानी उसके आगे का, आप पहले जेनेरिक नेम जिसको बोल रहे थे वही जीनस होता है, जेनेरिक नेम को कहते हैं। यानी होमो सेपियंस में होमो, पैंथीरा लियो में पैंथीरा, और लास्ट में स्पीसीज का नाम। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किंगडम में होते हैं, सबसे कम एक ही होते हैं स्पीसीज में, ठीक है, ये आप समझ गए। ये पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है दोनों का, जिसमें आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। कीप योर पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, और 4 एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू में, अब हम लोग उसको करने वाले हैं लास्ट में। धन्यवाद बच्चों। आप लास्ट चीज पढ़ रहे हैं, जो लास्ट में आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर का चार्ट बना हुआ है वो आप खोल लीजिए, उसमें देखते जाइए। सबसे पहले ह्यूमन का लिखा है, उसमें आपको याद करने का बहुत इजी ट्रिक है। होमो सैपियंस था, उसके बाद होमो सैपियंस का जीनस होमो हो जाएगा, ये तो आपको पता है, और फैमिली होमिनिडे था। तो जितने भी हैं चारों का फर्स्ट 2 याद करना एकदम इजी है, कोई भी याद कर सकता है, जो सेम टू सेम डिट्टो है। और फैमिली में लास्ट में ए ई लगता है, उसमें ध्यान से देखिएगा, ए ई ही लगा है सबके फैमिली में। तो शुरू के जो 2 और उसका नाम जो लिखा है मीट वगैरह वो सब याद करना इजी ट्रिक है। उसके बाद जो बच्चे फंसते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ह्यूमन में हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि उसके बाद होमिनिडे था, फिर प्राइमेटा था, फिर चोरडेट था, ये सब याद कर लेना। प्राइमेटा याद कर लेना, चोरडेट याद कर लेना क्योंकि वो कॉर्डेट बोलते हैं, कॉर्डेट याद कर लिया क्योंकि वो आपके उसमें आता है। चोरडेट में ट्रिक बना रहा था तो मुझे याद आ रहा था, तो कॉर्डेट आप याद कर लेना। मैं आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाया तो बस आपको प्राइमेटा और कॉर्डेट याद करना है, ठीक है। बाकी के लिए मैं थोड़ी ट्रिक्स लाया हूँ हल्की फुल्की, तो शुरू के 2 तो सपने आप याद कर लेंगे, ये तो मुझे यहाँ पे भरोसा है आगे का समझने के लिए। सबसे पहले हाउस फ्लाई वाला जो मुस्का डोमेस्टिका है, तो इसको याद रखने के लिए एक तो डोमेस्टिक एनिमल है, तो ऐसे डोमेस्टिक एनिमल की तरह आपको ट्रीट करना है कि हाउस फ्लाई आपकी डोमेस्टिक एनिमल। तो हाउस फ्लाई जो है वो मुस्कुराते हुए आई, मुस्का याद हो गया, हाउस फ्लाई मुस्कुराते हुए आई। और डॉक्टर ऑर्थोपॉड के लिए, ऑर्थोपॉड के लिए मैंने डॉक्टर ऑर्थो को यूज किया है, डॉक्टर ऑर्थो का आप लोग समझ होगा, उसके अंदर डिप गई। तो सबसे पहले आपको डिप्टेरा याद रखना है, ठीक है। तो जो आपकी हाउस फ्लाई थी वो डोमेस्टिक है आपकी, और वो हंसती हुई है, ठीक, तो मुस्कुराती हुई है, तो मुस्का डोमेस्टिका। उसके बाद डिप कर गए यानी डिप्टेरा, किसमें डिप कर गए, डॉक्टर ऑर्थो में, ऑर्थोपोडा, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं इजीली। और आगे देखते हैं मैंगो का याद करना थोड़ा इजी है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा आपको याद हो गया था, उसके बाद से आपको याद करना था। तो आप देख रहे थे एनेकेरेडियस, बहुत दिक्कत हो रहा था आप लोग याद करने में, तो आपको तो एमसीक्यू करना है, उसके साथ बेसिस बता देता हूँ। वैसे इतना हार्ड एमसीक्यू नहीं आएगा लेकिन समझा देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि आम आपने पेड़ पे से तोड़ा और एक थाली में रखा जिसके अंदर पहले से एक अनार था। आप उसमें देखोगे एने करके जो है बीच में सी हटा दिया जाए, एसी हटा दिया जाए तो अनार बन रहा है, ठीक, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। तो अनार आपका बना, तो अनार के साथ और फिर आप क्या किए, दूर, ठीक, दूर ले जाके, दूर जो है डाइकोटिलेडन के लिए यूज हुआ है, दूर ले जाके एनजीओ में दे दिए। एनजीओ मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक। तो आपने पेड़ पे से मैंगो को तोड़ा, आम को तोड़ा, उसको एक प्लेट में रखा जिसमें आपका रखा हुआ था अनार, एनेकर जो है उसमें अनार बना लीजिएगा। उसके बाद दूर यानी कि आपका डाइकोटिलेडोन एनजीओ में दिया है, एनजीओ मतलब एंजियोस्पर्म। अब लास्ट देखते हैं हमारे वीट का, ठीक, ट्रिटिकम एस्टिवम नाम है, ये थोड़ा हार्ड नाम है, तो ऐसे ही समझते हैं कि यूक्रेन जो था वो वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में ट्रीटी हो गई जिसकी वजह से वीट बढ़ गया। वीट के बढ़ने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, आप देखेंगे पोल्स वगैरह दिया गया है, पोल्स और पोएस दिया गया है, एक ही यूज हुआ है आपकी फैमिली में। तो उसमें पोएस में आपको बस क्या करना है, पोहा बना देना, एक एच ऐसी ऐड कर देना समझने के लिए, तो पोहा बना देना है, ठीक। तो वीट की ट्रीटी हुई जिसकी वजह से लोग पोहा बनाकर मोना को दूर एनजीओ में, मोना को एनजीओ में देने गए। एनजीओ में बेसिकली मोना जो है वो एनजीओ में रहती है,
मोना से आप मोनोकोटिलिडोन याद कर लेंगे और एंजियो से फिर एंजियोस्पर्म। तो इसका भी देख लेते हैं। रसिया और यूक्रेन में ट्रीटी हुई जिससे ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, जिसकी वजह से इंडिया में लोग पोहा बनाकर, पोहा हिंट नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए, पोएस है और पोल्स है, तो उसमें अगर एच जोड़ दे तो पोहा बन जाएगा, वैसे याद करें। तो पोहा बनाकर मोना को दिए जो एनजीओ में रहती थी। मोना मतलब मोनिकोटिलिडोन और एनजीओ मतलब एंजियोस्पर्म। अब बच्चों लास्ट में मैं आपको जो बोला था, पहले तो आपका चैलेंज कंप्लीट हुआ कि नहीं ये बताइएगा। अगर आपने कंप्लीट किया बहुत अच्छी बात है, आपको कमेंट में लिखना चाहिए। और दूसरा जो मैंने बोला था कि लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ स्पेशल दूंगा। मुझे पता है कि 10% भी बच्चे नहीं बचे होंगे, तो उनको बता देता हूँ कि नीट में छपा हुआ सवाल आएगा आपके रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसी से आने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आपके इस एग्जाम्पल से कई बार आ जाता है, सिस्टमेटिक्स का आ जाता है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी अर्नेस्ट मेयर साहब से जो 3 उनके अवार्ड्स हैं, 3 क्राउन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, उससे क्वेश्चन आ जाता है सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए। पहले क्या हुआ, तो एक चीज़ बस जो मैं बताना भूल गया था कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ते थे उसके बारे में बस आपको याद रख लेना है कि वो सबसे पहले होगा, उसके बाद तीनों प्राइज के ऑर्डर, ठीक, BIC याद रख लेना है, ठीक। बॉक्सिंग इंडियन चैंपियनशिप आप कर सकते हैं, बॉक्सिंग इंडियन चैंपियनशिप कर सकते हैं, ठीक, ऐसे करके याद रख सकते हैं। और ये जो 3 सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर से, एक इस एग्जांपल्स में से कोई एक से, और तीसरा सिस्टमैटिक्स से। हाँ, साइंटिस्ट का भी रिवीजन कर लीजिएगा, हो सकता है सवाल उससे भी बन जाए, लेकिन चांसेस कम होता है। तो बच्चों ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए जिससे हम मोटिवेट होते हैं। लाइक करना चाहें तो करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा और हम क्या सुधार कर सकते हैं। और अगला वीडियो जल्दी आएगा, प्रिपेयर करिए और नीट में फोड़िए ताकि हमें भी खुशी हो। धन्यवाद। क्या दिखा, चूतिया हो एकदम।